नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से कलाम प्री रीड 3.0 का पेपर हम हल कर रहे थे और इसमें ये गणित वाला पोर्शन बचा हुआ था। इस वीडियो के अंदर गणित के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम हल करेंगे। आइए डिस्कस करें। सबसे पहला क्वेश्चन 91 का क्वेश्चन, और इस प्रश्न में आपको ये जो वैल्यू दे रखी है इसको आपको सरलतम रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हो कि आधार यदि समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर n+3 दे रखी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3, क्योंकि आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी। 5 की पावर n+3 बन जाएगा। फिर मैं माइनस लिख के क्या लिखूँगा, 6 गुणा 5 की पावर n इंटू 5। यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से लिख दिया, खोल के लिख दिया। 5 की पावर n+1 बन रहा है, और बटे में लिखूँगा 9 गुणा 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर n। ये क्यों लिखा है आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ 5 की पावर n जो है वो कॉमन आके कट जाएगा। तो आप कॉमन लेके काट देना, मैं सीधा आपको काट रहा हूँ। 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n और ये 5 की पावर n कैंसिल। अब इसको सरल करके लिख दो। 5 की पावर 3 का मतलब 125 माइनस 6 30 अपोन में कितना बन गया, 9 माइनस 2 दूनी 4। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर बन जाएगा, ऊपर 125 में से 30 घटाएंगे तो 95, और नीचे 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए तो 5, भाग देंगे तो 19 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस प्रश्न में कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सिर्फ इतना याद रखना है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि यार कोई चीज़ें कट तो नहीं रही हैं क्या। इसे हम अलग करके देखें, थोड़ा सा माइंडली आप चीज़ों को देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। आइए डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, जो दे रखा है वैसे चलना है। P का मान दे रखा है ये, के बाद दे रखा है G का मान ये दे रखा है, और आपको P/G निकालना है। तो P के अंदर G का भाग देना, तो ऊपर P लिखो। P का मान दे रखा है y इंटू 5y² माइनस 80, और नीचे हम लिखेंगे 5y y माइनस 4। ये गणित है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, बाकी आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ही करनी पड़ती है, करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ बायो के स्टूडेंट भी हैं, तो वीडियो को आप डबल स्पीड में देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसको अच्छे से समझ आ रहा है, आपने किया है, तो समय ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे। पहले तो देखो इस y को काम तमाम करो, y से y कैंसिल। ऊपर 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा y² माइनस 16 पंजो 80 होते हैं, और नीचे 5 इंटू वाई माइनस 4। ये 5 से 5 अब कैंसिल। अब देखो आगे वाली स्टेप को करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से समझ आ रहा है। ऊपर a² माइनस b² बन रहा है, तो a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, और नीचे a माइनस बी पड़ा है y माइनस 4। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा आपका, y प्लस 4 बनेगा, y प्लस 4 बनेगा। भाई इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि y प्लस 4 कर दूँ, y माइनस 4 कर दूँ, a प्लस बी a माइनस बी हो गया, और बट्टे में y माइनस 4 ये पड़ा है। अब देखो ये कैंसिल हो रहे हैं ना, आपका आंसर सीधा पड़ा है y प्लस 4। चलिए क्वेश्चन संख्या 93, और इसमें आपको घनमूल निकालना है। इसमें आपको घनमूल निकालना है। देखो ये दे रखा है, और इसका मैं ऐसे लिख दूं कि 1/3 हमें निकालना है घनमूल, माइनस 138 और 24, इसको 1/3 निकाल के आपको घटाना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सिंपल। देखो घनमूल निकालना है तो 3-3 के जोड़े बना लो, 3-3 के जोड़े बना लिए। अब देखो इस जोड़े में हमें जो इकाई अंक है 7 है, तो किस संख्या का हम घन करते हैं तब हमारे सामने 7 आता है। जैसे 1 का हम घन करते हैं, एक को 1 से गुणा करते हैं, भाई 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 ही आता है। इसी प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 3 बार गुणा करेंगे या घन करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो अपने पास निकल के आएगा, जैसे 3 का तो नहीं आएगा, 3 3 और 9 30 27, 3 ही आएगा। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 और 9 30 27 का ही अंक 7 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 लिखना है, बाकी में नहीं आएगा। 4 में नहीं आएगा, 5 में भी 5 ही आएगा, 6 में 6 ही आता है, 7 में 7 49 3 आता है, 8 में भी नहीं आएगा, 8 8 64 और 32 2 आ रहा है, 9 में भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 लिख दिया। अब ये जो जोड़ा है लास्ट वाला 3 अंकों वाला 250 आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको ऐसी संख्या का घन करना है जो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नज़दीक नज़दीक। जैसे मैं ये कह दूँ, जैसे 5 का घन कितना होता है, 125 होता है,
लेकिन हमें पूछना है 250 के करीब। 6 का मैं लिखूँ तो 6 का कितना होता है, 6 छक 36, 216 होता है, और यहाँ 250 है। 7 का देखो एक बार, 7 का 343 होता है, लेकिन 7 वाला ज़्यादा है 250 से, तो इसका मतलब हमें यहाँ कितना करना है, 6 करना है, करीब है 216 के करीब। इसका मतलब इसका जो घनमूल है वो अपने पास कितना निकल के आएगा, 63 आएगा। इसी प्रकार से या माइनस का माइनस कर दो, इसका निकालो। देखो 3 के जोड़े इधर से बनाने हैं, और ये एक जोड़ा बन गया, बाकी का जो बचता है जोड़ा, चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें इकाई वाला अंक जो है वो 4 लेके आना है, तो 3 में तो आएगा नहीं, 3 में तो क्या आएगा, 7 आएगा। 4 में क्या आएगा, 4 में 4 ही आएगा, 4 चौक 16 और 6 चौके 24, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा। बाकी में नहीं आएगा, 5 में 5 ही आता है, 6 में 6 ही आता है, 7 में 49 3 आता है, 8 में 64 32 2 आता है, 9 में 81 9 ही आता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब ये जो 13 बचा है, तो 13 किस संख्या का घन है, लगभग करीब वाला हमें लेना है। तो यहाँ देखो भाई, 3 वाला कितना होता है, 3 3 9 9 30 27 होता है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 2 होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब अपने पास 63 में से आपको 64 को घटाने हैं, तो आपके पास सीधा आंसर बन जाएगा, 13 में से 4 गए 9 और 5 में से 2 गए, आपके पास बन गया 39। मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा समझाया है, समय लगा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये है 93 का क्वेश्चन। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 94, और ये भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं दे रखा, क्योंकि सीधा नज़र आ रहा है। ये देखो a है, तो यहाँ a प्लस बी नज़र आ रहा है, यहाँ a माइनस बी नज़र आ रहा है। इसका वर्गमूल पूछा है, तो पहले तो हम इसको सरल ही कर लेते हैं। इसको सरल कैसे करेंगे, तो a माइनस बी, a प्लस बी, इसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 8 8 64 हो गया, और माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना होगा, देखो एंड रूट वाला 15 बाहर आ जाएगा, 15 बचेगा, और 2 बाहर है, तो 2 दूनी 4, 15 चौके कितने हो गए, 60 हो गए। अब देखो 64 में से 60 गए, कितना बन गया, 4 बन गया, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल तो अपने पास 2 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कहीं कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन संख्या 95 में हमें दे रखा है कि इसका हमें फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो देखो इसको हम ऑप्शन से करेंगे। पहले देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये तो चारों में ही है, तो यहाँ पहला तो हम करेंगे एक बार, एक्स का एक्स से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया। लास्ट का देखो 5a का 5a से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 25a स्क्वायर बन रहा है, 2 बन गए। अब हमें बीच में 9y स्क्वायर आएगा, तो 9y स्क्वायर किससे आता है, 3y का 3y से गुणा करेंगे तो प्लस के 9y स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब 9y स्क्वायर मिल रहा है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो अंदर 9y स्क्वायर बनेगा ही नहीं, और इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3y है, यहाँ y है, तो यहाँ 9y स्क्वायर नहीं बनेगा। अच्छे से समझ आ गया। हाँ, ये बन सकता है, यहाँ 3y स्क्वायर, यहाँ 3y स्क्वायर, 3 3 9y स्क्वायर है, लेकिन आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6xy है, और किसका है, माइनस का है। तो यहाँ पे देखो इस x का मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझाता हूँ, इस x का इस 3y से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस के 3xy आएगा। अच्छा, अब मैं ये कह दूँ कि इस 3y का इस x से भी गुणा होगा तो वो भी कितना आएगा, माइनस के 3xy, तो ये कितना आ गया, माइनस के 6xy आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन तो ए बनेगा। बाकी के जो फैक्टर होंगे वो अपने आप कट जाएंगे, लेकिन एक बार इसमें भी देख लो, इसमें ऐसा बन रहा है क्या, तो इसमें देखो, इसमें देखेंगे तो इस x का इस 3y से गुणा होगा, 3xy बनेगा, प्लस का बनेगा, और इस y का इस x से गुणा होगा तो भी 3xy बनेगा, लेकिन आंसर रिजल्ट जो होगा वो प्लस के 6xy होगा, जबकि हमारे ऑप्शन के अंदर माइनस का 6xy है सवाल के अंदर, तो इसलिए ये भी आंसर क्या है, गलत है। अब देखो बाकी की राशियाँ कैसे कटेंगी, तो सीधा नज़र आ रहा है, जैसे इस x वाले का यदि इससे भी गुणा होगा तो माइनस के 5ax बनेगा, और इस x का इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 5ax बनेगा, 5ax, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास ये राशि आ जाएगी, और इसका सही जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन ए बनेगा। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला देखिए 96 क्वेश्चन, रेखिक समीकरण 4x + 3y बराबर कितना दे रखा है, 28, और एक ये समीकरण दे रखी है, x - y का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन हमने छोटी कक्षा में किए हैं कि पहले समीकरणों को, कोई एक राशि जो है, कोई एक चर है, उसको हम बराबर करते हैं। तो यहाँ 4x है, तो इसको हम 4 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, समीकरण 2 कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और सीधा इसके नीचे लिख दो आप, 4 से गुणा करके लिखेंगे तो 4x, 4 दूनी 8y, और 12 चौके कितना हो गया, 48 हो गया। काट दो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये अपने पास 8 में से 3 गए तो माइनस के 5y बराबर माइनस के 20, 48 में से 28 के 20 ही बचेंगे माइनस के, और माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया। y का मान अपने पास कितना आ गया, 4 आ गया। y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इस y का मान यहाँ रख दो, तो डायरेक्ट देखो यहाँ y कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 12 में से 4 गए तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
छोटी मोटी कैलकुलेशन तो माइंड में आप कर सकते हो, इतने तो समझदार होंगे, करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब x माइनस वाई पूछा है तो 4 में से 4 गए तो आपका आंसर सीधा पड़ा है ऑप्शन नंबर सी। x प्लस वाई पूछता तो 8 हो जाता, वो कोई समस्या नहीं है। 97 का देखो, ये कह रहा है कि किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। ये ईंट है, या ईंट को मैं x मान लूँ, इसका कह रहा है कि 3/4 भाग जो है वो कितना देर का है, 7/8 है। अब जो भी राशि हमारे पास निकल के आ रही है उसका हमें कितना निकालना है, 5/7 और पूछा है। तो पहले तो इस ईंट का निकाल लो बाहर, इस ईंट का निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/8, और ये तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा ना, 4/3 हो जाएगा। अब इसी का मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, हमें निकालना है 5/7। अब जो राशि कट रही है उसको काट दो, वो आपका आंसर बन जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखो 2 और ये 4, तो ऊपर तो अपने पास कितना आ गया, ये 4 दूना 8 ही हो गया ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर तो अपने पास आ गया 5 और नीचे कितना आ गया, 3 दूनी 6 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखिए 98, और इसमें पूछा है आपको, इस 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 435 रुपये। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। चाहे हानि प्रतिशत पूछे चाहे लाभ प्रतिशत पूछे, गणना हमेशा आप लोगों को पता है किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य नहीं दे रखा, यहाँ एसपी जरूर दे रखा है, और 16% के साथ यहाँ विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 435। तो इस राशि से हमें पता लग रहा है कि हम निकाल लेंगे क्रय मूल्य। 16% कितना दे रखा है, 435, 16% का मतलब 116 हो गया, 435 एक का निकालेंगे तो 435 अपॉन 116 मल्टीप्लाई आप करिए 100 से, तो इसका अपने पास सीपी आ जाएगा 375। और एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है आपकी 330। सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तभी तो हानि होगी। तो यहाँ हानि कितने की हो रही है, यहाँ हानि हो रही है, आप घटा के देखेंगे तो 45 की हो रही है, तो 45 की हानि हो रही है, तो हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 375 और गुणा 100 कर दीजिए। इसको आप हल करेंगे तो आपके पास सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 12%। आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लेना इसको और आगे बढ़िए। इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में मेंशन कर रखा है, जनसंख्या वृद्धि दर वाला, तो आसानी क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सीधा लैंग्वेज पकड़ लो। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 5% किसी महामारी के कारण मृत्यु हो जाती है, कम हो रही है, माइनस वाली बातें हैं, इसका मतलब ये हानि की जगह एक प्रकार से हानि है। ये कह रहा है कि बची हुई जो जनसंख्या है उसमें 8% घबराकर शहर छोड़कर चले गए, तो ये भी एक प्रकार से कमी की बात है। अब कह रहा है कि यदि कस्बे की कुल जनसंख्या इतनी बची है तो शुरू में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, अब इतनी है तो शुरू में पूछी है, तो हम क्या मानेंगे, माना x शुरू में थी और x में से 5% तो पहले कमी हुई, इसका मतलब 95/100 करेंगे। इसके बाद फिर कम हुई, कितनी हुई, 8%, मतलब 92, और अब अपने पास ये राशि कैलकुलेशन करके बच रही है कितनी, 88,274। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर बन जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 88,274 गुणा 100 गुणा 100 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 95 इंटू 92। आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 101,000, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 100। कह रहा है कि 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 10 रुपये, ब्याज की दर हमें निकालनी है। तो देखो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक तरीका और है वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष हो, कितने वर्ष, 2 वर्ष हो, तो आप सीधा ये करो, सीधा आप इस तरीके से रूट लगा के जो अंतर है यानी जो डिफरेंस दे रखा है वो ऊपर लिखो, बटा में जो मूलधन दे रखा है वो आप नीचे लिखो, और गुणा में आप 100% कर दो। ये गुणा वाला बाहर रहेगा, अंडर रूट से, वर्गमूल से 100%, आपकी ब्याज की जो दर है वो निकल के आ जाएगी। तो करके देखिए, डिफरेंस कितना है, 10 है, मूलधन कितना है, 1000 है, और गुणा में हमें 100% लगाना है। 0 से 0 कैंसिल, 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो गया, और 10 का वर्गमूल 1000 है ना, ये कैंसिल, 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 10 हो गया, गुणा 100 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 10%, 10%, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 101,
आसान प्रश्न है। और इसको तो आप वैसे ही कर लो, ऑप्शन से ही कर लो कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात दे रखा है कितना, 3:4, उनका योग दे रखा है 70, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात कितना हो जाए, 5:6 हो जाए। तो वैसे एक्स जोड़ के भी कर सकते हो, लेकिन सीधा करो। 3:4 है, इसका मतलब इसको 30 मानो और इसको 40 मानो, 40 और 30 70 हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अब मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि 10 रख लूँ, ये कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मैं 10 जोड़ देता हूँ, तो ये 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा और ये 10 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल किया, 5:6 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। इसका मतलब 10 वाला तो आंसर नहीं बनेगा। 20 जोड़ो, एक बार 20 जोड़ेंगे तो यहाँ 30 और 20 कितने हो गए, 50 हो गए। 40 और 20 कितने हो गए, 60 हो गए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपके पास राशि आ गई 5:6 और यही ऑप्शन में है, ये सवाल में दे रखी है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, ये ले लीजिए। पी क्यू लंब है पी एस पे, ये जो पी क्यू दे रखा है वो किस पे लंब है, पी एस पे लंब है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। पी क्यू और एस आर क्या है, समानांतर है। पी क्यू और एस आर ये समानांतर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी दो चीज़ें समानांतर होती हैं, कोई तिरक रेखा काटती है, तो जेड वाली जो आकृति है वहाँ पे जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस क्यू आर 28 डिग्री है, एस क्यू आर यानी ये जो मान है वो कितना है, 28 है, कोई समस्या नहीं है। क्यू आर टी 65 है, क्यू आर टी ये बार वाला क्यू आर टी ये 65 दे रखा है। तो वाई का हमें मान निकालना है, वाई ये रहा। अब देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। दो समानांतर रेखाएं, तो ये जेड बनाओ, ये अपने पास जेड बन गया। अब यहाँ जो एक्स का मान है और यहाँ जो भी मान आएगा वो दोनों बराबर रहेंगे, कहीं समस्या नहीं आएगी। अच्छा, ये मान लो हमारे पास एक्स आ गया, तो ये भी एक्स रहेगा। ये 90 डिग्री दे रखा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो और 180 में से घटाएंगे तो ये अपने पास आंसर बन जाएगा। अब देखो इसको करते हैं, मान निकालते हैं। देखो ये 65 दे रखा है, तो ये टोटल कितना होता है 180, तो 180 के अंदर से आप 65 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गए 7, 115, इसका मतलब ये 115 है। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा और 115 और ये 28 कितना हो गया, पहले इन दोनों को जोड़ो, 8 5 13, 3 4 1 5, 2 3 1 4 हो गए ना, 143, 8 और 5 13, 2 3 1 4, 143 हो गए। टोटल कितना होता है 180 होता है, तो 180 के अंदर 143 घटाओ, ये हो गया 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे 37 बन गया। तो अपने पास ये आया 37। मैंने अभी आपको कहा दो समानांतर रेखा को तिरक रेखा काटी है, तो जेड में जो आकृति बन रही है, जेड वाली जो आकृति है वो बराबर रहेगी। अगर ये 37 है तो ये जो एक्स का मान है वो भी कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब ये 37 है, ये अपने पास 90 दे रखा है, तो ये वाई वाला आराम से निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा सकते हैं। तो 90 और 70 कितने हो गए, 37 है ना, 90 और 37, 7 9 3 12, 127, 180 में से 127 घटा दो, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे बच गए 7, 7 में से 2 गए 5, 53 ऑप्शन में आ गया, बिल्कुल है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है और आसान है। चलिए प्रायिकता वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि किसी पासे को 2 बार फेंके जाने पर उन पर आने वाले अंकों का योग 10 नए आने की प्रायिकता क्या है। यहाँ देखो नए आने की प्रायिकता पूछी है, तो नए आने की प्रायिकता हम 1 माइनस आने की प्रायिकता जो होती है उसको घटाएंगे तो नए आने की प्रायिकता हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले आने की प्रायिकता निकाल लेंगे। तो 2 पासों के फेंकेंगे तो कुल परिणाम तो अपने पास कितने बनेंगे, 36 बनेंगे कुल परिणाम। और अनुकूल जो परिणाम है यानी 10 योग 10 होना चाहिए, तो देखो 4 और 6 10 हो रहा है। इसी प्रकार से 6 और 4 ये भी 10 होगा। इसके अलावा 5 और 5 ये भी 10 होगा। इसके अलावा तो कोई पासा नहीं बनेगा, देख लो कोई बन रहा है तो नहीं बनेगा ना। इसका मतलब ये अपने पास आगे जाएगा 3/36 यानी 1/32 होता है ना। ये देखो ये क्या निकल के आया है, ये हमने निकाला कि 10 आने की प्रायिकता, योग 10 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/12। तो नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, मैंने अभी आपको कहा 1 माइनस कर दो आने की जो प्रायिकता है, तो 12 में से 1 गया, आपके पास आंसर बन गया 11/12। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर बनेगा। अच्छे से समझ आ गया, कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से। आगे बढ़िए, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। संगत आपको छाड़ना है। तो देखो आसन और संपूरक कोण, संपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 बनता है, आसन में 90 बनता है। तो देखो पहले इसको निकालते हैं,
इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखूँगा, QOT और TOP। QOT, क्यू ये रहा, ओ ये रहा और टी ये रहा, और ये कह रहा है TOP, तो TOP। तो ये कह रहा है समान है, तो बिल्कुल समान है, 90-90 है। समपूरक है, तो दोनों का योग कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन, कहीं समस्या नहीं है। आगे बढ़िए, दूसरा देखिए, POR, POR, ठीक है। RO क्यों, RO क्यों, क्या असमान है क्या? हाँ बिल्कुल असमान है, ये इतना बन रहा है, ये इतना बन रहा है। और संपूरक भी है क्या? दोनों का योग 180 बन रहा है, कोई समस्या नहीं है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, दो तो बिल्कुल सही है। अगला देखो, ये कह रहा है कि RO क्यों, RO और क्यों, ये वाला, ये। और SOP, SO कौन सा रहेगा, O तो यही है, P है। ये कह रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख के कोण हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे ही होते हैं, ये वाले या ये वाले, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब आंसर तो हमें मिल गया ऑप्शन डी। लेकिन ये डी वाला गलत क्यों हुआ, देखते हैं इसको। कह रहा है कि QOS, QOS नीचे है क्या, ये, और SOT, 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 ये कह रहा है कि आसन है, तो आसन तो दोनों का योग 90 बन रहा है, और एक भुजा इनमें उभयनिष्ठ भी है, और दोनों तरफ एक ही कोण है, तो आसन में तो कोई दिक्कत नहीं। क्या संपूरक भी है क्या, इन दोनों का योग 180 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन डी आपका गलत है। आगे बढ़िए, फिर ये समझ आ गया तो PS किसके बराबर है आपका, PR क्यों के बराबर है, R P और S, RPS किसके बराबर दे रखा है, RP क्यों के बराबर दे रखा है, RP और क्यों के बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये भुजा तो उभयनिष्ठ आ गई, और ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है। यानी मैं ऐसे लिख दूं कि PR तो बराबर किसके है, PR के बराबर है, और यहाँ PS जो है, PS जो है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। इससे तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। और देखो, आगे वाला देखो, ये कह रहा है कि PRS, PR और S किसके बराबर दे रखा है, PR क्यों के बराबर दे रखा है, PR क्यों के बराबर दे रखा है। मतलब ये भुजा, ये तो कॉमन पहले ही आ गई, इस भुजा के भी बराबर है। यानी मैं ऐसे कह दूं कि P आपका P किस है, R S किसके बराबर है, R क्यों के बराबर है, RS R क्यों के बराबर है। ठीक है, अब हमें सर्वांग सम करना है, कौन से त्रिभुज को, अब हमें त्रिभुज PQR को सर्वांग सम करना है। PQR सर्वांग सम किसके होगा, PQR किसके सर्वांग सम होगा। तो देखो PQ किसके बराबर है, PQ PS के बराबर है, इसका मतलब यहाँ PS होगा। QR किसके बराबर है, QR RS के बराबर है, इसका मतलब यहाँ R ही होगा, क्योंकि P जैसे QR है। अब देखो हमें त्रिभुज कौन सा सर्वांग सम करना है, PQR, इसको हमें क्या करना है, सर्वांग सम करना है। तो देखो PQ किसके बराबर है, इसमें देखो PQ किसके बराबर है, PS के बराबर है, इसका मतलब यहाँ तो PS होगा। और देखो QR किसके बराबर होगा, इसके अकॉर्डिंग QR, ये R क्यों कह सकते हैं, तो ये होगा RS की, तो यहाँ RS यानी SR बन जाएगा। अब देखो कोई कौन सी भुजा कॉमन है, PR किसके बराबर है, PR के, तो ये देखो बाहर वाला PR किसके बराबर है, PR के, तो इसका मतलब PQR त्रिभुज किसके सर्वांग सम होगा, PSR की। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये कक्षा 10 की जो प्रश्नावलियाँ हैं, 13 वाली प्रश्नावली है, उसमें से ये प्रश्न लिया है। क्या प्रश्न है कि 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं, 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। एक कुआं हम ऐसे ही खोदते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 20 मीटर व्यास है, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी हम मान लें, आधी मान लेते हैं, 10 होगी। और इसको गहराई कितनी देनी है, 14 मीटर खोद रहे हैं, यानी ये जो गहराई है वो है 14। ये हमने कुआं खोदा है। अब ये कह रहा है कि इससे जो मिट्टी निकल के आ रही है, अब मिट्टी निकालना भरना ये क्या है, आयतन ही तो है। तो और उस मिट्टी को क्या करना है, उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बनाना है। यानी जो भी अपने पास मिट्टी निकल के आ रही है, जो भी अपने पास मिट्टी निकल के आ रही है, जैसे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये जैसे मिट्टी है, और इसकी चौड़ाई हमें देनी है कितनी, कितनी देर की है, 5 मीटर, 5 मीटर चौड़ा होना चाहिए।
और ये इसके चारों ओर ये चबूतरा बना रहे हैं। ये आप थोड़ा सा इसको समझ पा रहे होंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये नीचे कितना जाएगा वो तो हमें पता नहीं है, चौड़ा तो 5 है। तो ये कह रहा है कि इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब कितना ऊंचा रहेगा ये। चबूतरे की ऊंचाई हमें पता नहीं है और चौड़ाई तो हमें मालूम है, ये चौड़ाई तो कितनी है, 5 है, 5 मीटर है। तो इससे हमें क्या नज़र आ रहा है, ये हमें निकालना है, इस चबूतरे की ऊंचाई हमें निकालनी है। क्या करेंगे इस सवाल को करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मिट्टी हम खोद के निकाल रहे हैं, तो पहले तो उसका आयतन लो। उसका आयतन कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच आएगा, पाई आर स्क्वायर एच आएगा, क्योंकि ये एक बेलन टाइप का बन रहा है। एच हमें दे रखी है, आर हमें दे रखी है, कोई समस्या नहीं होगी। अब इसी मिट्टी से हम क्या बना रहे हैं, बाहर चबूतरा बना रहे हैं। अगर हम बाहर चबूतरा बना रहे हैं तो ये इसका आयतन और जो मिट्टी निकाली है उसका आयतन भी बराबर रहेगा। और ये हमने कक्षा 10 में पढ़ा है, कितना होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये आयतन रहेगा। सेकेंडरी वाला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ देखो आर 2 कैसे हैं, तो आर 2 है क्योंकि यहाँ चौड़ाई बढ़ गई है, ये चौड़ाई 5 मीटर दे रखी है, तो ये 5 मीटर होगी। अब नई जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, आपकी 15 होगी, और छोटी त्रिज्या कितनी होगी, अंदर वाली 10 होगी। अब इन दोनों को बराबर कर दो, यहाँ H1 मान लो, इसको H2 मान लो, अपने को ये पूछिए। अब ये कौन सी है, मैं लिख देता हूँ, ये अपना जो चबूतरा है उसका आयतन, चबूतरे वाला, और ये अपनी कुएँ से खोद कर निकाली। अब देखो मान लिखने की आवश्यकता नहीं, पहले काट दो जो कट रहा है, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। आर जो खोद के निकाल रहे हैं उसकी आर तो अपने पास कितनी है, 10 है, तो 10 गुणा 10 कर दो। एच दे रखी है, क्या खोद रहे हैं तो एच तो उसकी पता है हमें पास 14 है। इसकी आर कितनी होगी, कैपिटल आर रखा है तो बड़ी बड़ी कितनी है, 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर माइनस छोटी कितनी है, 10 का स्क्वायर इंटू एच हमें निकालना है, तो इसको H2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 10 गुणा 10 इंटू 14 बराबर, ये कितना हो गया, 225 में से सो गए तो 125 गुणा H2। तो H2 का मान निकालेंगे, H2 का मान निकालेंगे तो ये 125 इसके बट्टे में आ जाएगा। अब इसको आप काट लेना, और काटोगे तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 11.2। कहीं कोई समस्या नहीं, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर बन जाएगा। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी, एक दो बार आप करके देखेंगे तो आराम से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 107, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक समान भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समद्विबाहु, इसका मतलब दो भुजाएं तो बराबर होंगी, और बराबर वाली भुजाओं का जो मान दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, पहले तो समलंब चतुर्भुज आप बनाइए, ये इस तरीके से समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। ये दो समान भुजाएं हैं वो दे रखी हैं 10 और ये 10। असमान भुजाएं जो हैं उसकी लंबाई अपने पास दे रखी है 25 और 13, तो ये 13 मान लेता हूँ, ये बड़ी वाली अपन 25 मान लेते हैं, ठीक है, कहीं समस्या नहीं है। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि भाई ये जो ऊंचाई है ये अपने पास ये है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपको याद होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में 1/2 ए प्लस बी का मतलब समांतर भुजाओं का योग, और गुणा उनके बीच की दूरी। अब अपने पास बीच की दूरी जो है वो नहीं है, समान जो भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी नहीं है, तो वो हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ से लेके अपने पास दे रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 13 है, एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 13 है। तो ये 13 है, तो देखो 25 में से 13 गए, कितने बन गए अपने पास, 12 बन गए। तो 12 में से ये वाली कितनी रहेगी, 6 रहेगी, और ये वाली कितनी रहेगी, 6 रहेगी। अब यहाँ ये 90 डिग्री का कोमल बन, और यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब ये दूरी अपन आराम से निकाल सकते हैं। ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये अपने पास लंब हो गया, ये कर्ण है, ये आधार है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करेंगे तो 100 में से 36 गए तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये अपने पास 8 आ गया, ये अपने पास कितना आ गया, 8। अब आप आराम से कर लो, ऊंचाई अपने पास आ गई 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 25 और 13 कितने हो गए, 5 3 8, 2 1 3 38 हो गए, इंटू एच कितनी है, एच अपने पास 8, 2 के पड़े से कटेंगे 4, 4 का गुणा करेंगे 8 चौके 32, 4 3 12, 12 और 3 15, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरीके का क्वेश्चन आपके रीट में भी पूछा है 2012 में, अच्छा क्वेश्चन है। यदि वाई एक्स पर ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले आंकड़े ये दे रखे हैं, इकाई को प्रदर्शित करने के लिए हमें स्केल को स्टैंडर्डाइज करना है, स्केल को मतलब एक प्रकार से फिक्स करना है कि कौन सा हम स्केल में पैमाना लें, तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो लाखों में दे रखी है,
तो लाखों में दे रखी है, तो इसका हम लाखों में बनाएंगे। तो वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये 16 लिख दो आप, ये 24 लिख दो, ये 12 लिख दो, और ये आपका 2 है तो एक प्रकार से 20 वाला बन जाएगा, और ये 16 का 16 लिख दो। अब हमें पता है कि हज़ारों में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि हमें ऐसा स्केल में पैमाने लेना है जो सब में कॉमन हो, सब में कॉमन हो। समझ आ रही होगी बातें? तो इन सब के लिए कॉमन कौन सी राशि हो सकती है? इन सब में भाग चला जाए, या एक प्रकार से इनका HCF बता दो। तो इनका HCF क्या 6 हो सकता है क्या? एक बार 6 लो, 6 का भाग जा रहा है क्या सब में? इस 16 में नहीं जा रहा, इस 24 में तो जा रहा है, लेकिन सब में जाना चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। क्या इस 8 का भाग जा रहा है क्या? तो 8 का भाग इस 12 में नहीं जा रहा। या 5 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्या 4 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 4 चौक 16 होगा, 4 छके 24 होगा, 4 तीन 12 होगा, 4 पंजे 20 होगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। पैमाना लेना है, कैसा भी सवाल हो आप HCF निकाल लो, कॉमन निकाल लो, वो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन संख्या 109। ये कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 109 कह रहा है कि किसी वर्ग का, क्या पूछ रहा है? किसी वर्ग का मध्यमान 43 है, वर्ग अंतराल 16 है, तो वर्ग की अधिकतम सीमा क्या होगी? अधिकतम पूछी या न्यूनतम भी पूछी जा सकती है। करना क्या है, यदि मध्यमान दे रखा है तो सिंपल आप आंसर लगाना है कि जो अंतराल दे रखा है इसका आपको आधा लेना है। अधिकतम पूछे तो आधा जोड़ दो, और न्यूनतम पूछे तो आधा घटा दो। तो अधिकतम वाला पूछा है तो 53 और 8 सॉरी 43 और 8 कितने हो गए? 51 हो गए। न्यूनतम पूछता तो 3 वो गए 35। कहीं कोई समस्या नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है पाई चार्ट वाला क्वेश्चन, और आसानी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन भी आराम से हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं, ऑप्शन से भी आप इनको कर सकते हैं। कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक दे रखे हैं 540, तो किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं? तो सबसे पहले तो देखो इस पाई चार्ट में क्या दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, और डिग्री में जब भी राशि आपको मिले तो वहाँ पे आपको 360 लेना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है कि हम ऐसी संख्या को देखें जो आराम से कट रही है, या फिर आप ऑप्शन से कर लो। जैसे एक बार मैंने 55 को लिया, एक बार काट लो इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36 और 18 3 54। अब देखो 2 ऊपर किसी से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये आंसर तो आपका नहीं बनेगा। एक बार आप 70 लेके देखो, 70/360 गुणा 540, 0 से 0, 18 दूनी 36, 18 3 54। क्या 2 और से कट रहा है क्या? हाँ, इससे कट रहा है 35, और 35 कितना होता है? 105। इसका मतलब अपने पास राइट आंसर क्या बनेगा? 70 वाला बनेगा। 70 में क्या है? हिंदी है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। कहीं समस्या नहीं होगी, वही सिंपल कर सकते हैं। 540 देर का है, नीचे हमें 360 रखना है, 0 से 0 काटेंगे, 18 दूनी 36, 18 3 54। अब ये नीचे 2 वाला देख लो, 2 वाला किससे कट रहा है? तो एक तो इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, और इससे कट रहा है, मतलब इन तीनों में से आंसर बनेगा। करके देख लो, कहीं समस्या आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट है मिलान करने वाला। मिलान चिन्ह 9 को इस रूप में हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 4, 5 वाला ऐसे करना है, 5 वाला आगे नहीं लिखना है। 6 7 8 9, 4 तक कोई बात नहीं, तो ये तो बिल्कुल सही है। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को रेंज कहते हैं, परास कहते हैं, ये भी बात सही है। इसमें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ओ तो वर्त का केंद्र है, यानी ये केंद्र है। कह रहा है कि BAO 30 डिग्री है, यानी ए वाला ये 30 डिग्री है, और BCO 40 है, यानी ये वाला 40 है। तो अपने को AOC मान ज्ञात करना है, AOC यानी ये वैल्यू मान निकालनी। कैसे करेंगे? आप लोगों को एक प्रमेय तो नज़र आ रही होगी कि केंद्र पे यहाँ कोण बनेगा इस परिधि वाले का डबल। कहने का मतलब ये कोण हमें निकालना है, और इस प्रमेय को हमेशा याद रखिएगा। ऐसे याद कर लो, ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ इंसान रहेगा तो बॉर्डर पे अकेला रहेगा, जबकि ये तो घर है, घर पे तो इंसान दुगना होता है, तो केंद्र वाला हमेशा कोण दुगना होगा। अब देखो ये त्रिज्या है, तो मैं कह दूं कि ये भी तो त्रिज्या ही है, ये भी तो त्रिज्या ही है, तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा? 30 होगा, इधर वाला 30 हो जाएगा। और ये भी त्रिज्या है, तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? इधर वाला ये 40 हो जाएगा। अब अपने पास बी वाली राशि आ गई, 40 और 30 कितना हो गया? 70 हो गया। अगर ये 70 है तो नीचे वाला कितना हो गया? 140 हो गया। आसान क्वेश्चन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 113। कह रहा है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री दे रखा है, तो उसमें विकिरणों की संख्या कितनी होगी? तो विकिरण हमें निकालनी है, तो n × n-3/2। यहाँ n का मान हमें निकालना पड़ेगा। n का मान कैसे निकालेंगे? अपने पास सूत्र होता है 360 बटे प्रत्येक, यदि बहिष्कोण है
तो हमें n की राशि हमें मिल जाएगी। बहिष्कोण हमें यहाँ से मिल जाएगा। अंतः कोण 150 दे रखा है, तो बहिष्कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 150 घटाओ कितना हो गया, 30 हो गया। इसका मतलब 360 के अंदर हमें भाग देना है 30 का, कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब n की जो वैल्यू है, भुजाओं की संख्या अपने पास कितनी आ गई, 12 आ गई। विकेट निकाल लो, 12 गुणा 12 में से 3 गई 9 बट्टे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 9 6 कितना हो गया, 54 हो गया। ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा। तो ये तो आपके मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। अब देखिए शिक्षण विधियाँ। गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। गणित की प्रकृति तार्किक होती है, बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल होती है। गणित अवशिष्ट है, नॉन स्पेसिफिक है, थोड़ा सोचेंगे। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल सही बात है। 2 और 2 4 होते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में 2 और 2 4 ही होंगे। गणित की प्रकृति अमूर्त होती है, अब्स्ट्रैक्ट होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सीधा आपके पास आंसर बड़ा है, जो थोड़ा थोड़ा आपको गलत लग रहा है वो है आपका ऑप्शन बी, गणित की प्रकृति अवशिष्ट से होती है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 115, कह रहा है कि गणित में प्रश्न को हल करने का कौशल नहीं है। पहला है कंठस्थ करना, दूसरा है विवेचना करना, तीसरा है चर का प्रयोग करना और चौथा है आपका प्रतिरूप देखना। तो ये देखो कंठस्थ कंठस्थ कंठस्थ, ये चीज़ गलत है, ये तो नेगेटिव आंसर है। गणित को कंठस्थ करना ये अन्य विषयों में चल सकता है, लेकिन गणित में नहीं चलेगा साहब, तो ऑप्शन ए रहेगा, समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए ये कौन सा हो गया, 115 हो गया ना। नेक्स्ट 116, क्वेश्चन संख्या 116 कह रहा है कि 1/5 1/4 से छोटा है, ये समझाने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री या पद्धति का प्रयोग करेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन है संख्या 4, दूसरा है डायनिस ब्लॉक, तीसरा है अबेकस और चौथा है आपका कागज़ की पट्टियाँ। तो इसका इन्होंने सही उत्तर जो माना है वो है कागज़ की पट्टियाँ। बाकी इस प्रश्न को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, जो गलत है वो हमें बताना है। पहला है मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करने में सहायता करता है, यह बात तो सही है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, ये बात भी ठीक है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, ये बात भी सही है। और चौथा दे रखा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल एक विषय वस्तु पर केंद्रित होती है। ये जो केवल जो लिखा है ना, किसी भी ऑप्शन में केवल नजर आए, इस पर थोड़ा आपको सोचना है, विचार करना है, वो नेगेटिव की ओर ले जाता है। तो केवल एक विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, ये बात गलत है। ऑप्शन यहाँ पे डी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 118, गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, ये परिभाषा किसने दी है। मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, गणित की जो परिभाषाएं हैं मोटा मोटी, वो मैंने आपको ट्रिक से समझा रखी है। और मैंने उसमें बताया भी था कि बैंक का अगर हमें ताला खोलना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कुंजी होनी चाहिए, चाबी होनी चाहिए, तभी उसके क्या होंगे, द्वार खुलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, रोजर बेंकन, ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 119, कह रहा है कि गणित की भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। पहला है गणित में कथन हमेशा असंदिग्ध होते हैं, ये बात तो ठीक है। गणित की भाषा सरल और संक्षिप्त होती है, बिल्कुल ठीक बात है। गणित की भाषा अलंकारिक होती है। और चौथा है गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है, ये बात भी सही है। तो हमारे पास सीधा आंसर बना है कि गणित की भाषा अलंकारिक होती है। किस प्रकार का अलंकार लगाओगे गणित में। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 120, कह रहा है कि गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात कर रहा है। पहला है गणित की अवधारणाओं को समझने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, दूसरा है बच्चों की समझ में अंतर को जानना, तीसरा है प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और चौथा है बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण करना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ सटीक आंसर बैठेगा ऑप्शन सी। यहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना ये तो बिल्कुल नहीं है, बाकी तो ठीक ठीक है, जैसे कठिनाइयों को दूर करना, हालांकि ये रेमेडियल टीचिंग का पार्ट है, लेकिन इससे पहले जरूरी क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। तो ये हमने डिस्कस किया है गणित वाला पेपर। अब आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है, कहीं भी समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरा पेपर इसी नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, अपडेट बाय एनके आपको मिल जाएगा। और आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में रखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बाय बाय।